सर पेजेस से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यूट्यूब से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडिया और वेस्ट एशिया। और अगर हम इंडिया और वेस्ट एशिया की बात करें बच्चों, तो जब हम वेस्ट एशिया शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज़रा देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और वेस्ट एशिया खास बात क्या है। देखो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा फिलिस्तीन समस्या है, इसराइल फिलिस्तीन के बीच वॉर चल रहा है और कोई न कोई संकट, सॉरी पानी दे देना, पश्चिम एशिया में कोई न कोई संकट हमेशा आता रहता है। और बच्चों, संकट के नाम नए हो सकते हैं लेकिन मूल मुद्दा एक ही होता है। तो मुद्दे ये होते हैं कि कोई न कोई संकट होता रहता है, घटनाएं नहीं होती हैं। इसे अगर बेसिक बात को समझ लें कि वेस्ट एशिया में हमारा इंटरेस्ट क्या है, झगड़े के मूल कारण क्या है और क्या फिलिस्तीन में वाकई जैसा झगड़ा दिखता है वैसा है, तो अगर देखा जाए तो बच्चों फिर आप देखोगे कि जब कहते हैं कि वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, जब हम वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया की बात करते हैं बच्चों, तो याद रखना यह एक ऐसा रीजन है जो अपने आप में तमाम टर्मोइल चलते रहते हैं, इसमें तमाम संघर्ष भी उत्पन्न होते रहते हैं। और वेस्ट एशिया का मतलब है, पहले मैं देख लें वेस्ट एशिया का मतलब क्या है। हमारी विदेश नीति में जिसे वेस्ट एशिया कहा जाता है, और यही तो हमारी विदेश नीति है जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की है, सुदूरवर्ती पड़ोसी। यानी वेस्ट एशिया का मतलब है कि जो हमारे सुदूरवर्ती पड़ोसी हैं, यानी एक्सटेंडेड नेबर। दक्षिण एशिया हमारा निकटवर्ती पड़ोसी है और वेस्ट एशिया हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, सुदूरवर्ती पड़ोसी यानी थोड़ा सा दूर का पड़ोसी। तो जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं उसके कई नाम हैं। तो चाहे आप पश्चिम एशिया कह लो, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं उसको यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट कहते हैं। यूरोपीय देश उसे किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मध्य पूर्व। जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, यूरोपीय उसे ही मध्य पूर्व कहते हैं। मिडिल ईस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं यूरोपीय उसके लिए। और जिसे हम पश्चिम एशिया का प्रयोग करते हैं उसके लिए, जब पश्चिम एशिया की बात आती है तो पश्चिम एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। इसलिए अब देखोगे वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, विदेश नीति में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात होती है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया आपको घूमना हो तो या तो मैप आप देख लो या तो विदेश मंत्रालय में चले जाओ। तो विदेश मंत्रालय में आपको दिख जाएगा। तो पश्चिम एशिया में इसलिए देखो, मिस्र को भी हम वेस्ट एशिया मान के चलते हैं, लेकिन मिस्र तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्योंकि आप देखोगे कि मध्य यानी भूमध्य सागर जो है वो तो वेस्ट एशिया और अफ्रीकी महाद्वीप को थोड़ा अलग करता है। इस वजह से जिसे आप पश्चिम एशिया कहते हैं वो सही मायने में पश्चिम एशिया और नॉर्थ अफ्रीका है। एवं उत्तरी अफ्रीका है। इसे कहते हैं वाना, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका ये दोनों को मिलाकर हम वेस्ट एशिया कहते हैं। इसलिए आप देखोगे मिस्र को ही वेस्ट एशिया का पार्ट माना जाता है। टेक्निकली तो इजिप्ट या मिस्र अफ्रीका का पार्ट है। ट्यूनीशिया को वेस्ट एशिया मानते हैं, यमन को वेस्ट एशिया मानते हैं। तो वेस्ट एशिया का दायरा थोड़ा बड़ा है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, जो विदेश मंत्रालय दोनों रीजन को एक तरीके से डील करता है। दूसरी बात, और दूसरा आप देखें, वेस्ट एशिया को कई बार हम कहते हैं कि नाम अलग अलग आते हैं, बात एक ही है। कई बार हम कहते हैं अरब देश। अब सवाल है, जब हम अरबिक कंट्री शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें अरबी भाषा बोलने वाले देश पश्चिम एशिया और अफ्रीका दोनों में है।
संयोग की बात है कि पश्चिम एशिया का जो देश है ईरान, ईरान में पर्सिया भाषा बोली जाती है, वहाँ अरबिक लैंग्वेज नहीं है। और सऊदी अरेबिया, स्वाभाविक रूप में अरेबिया, इसका मतलब अरबिक लैंग्वेज है। यूनाइटेड अरब अमीरात, अरबिक लैंग्वेज है, इसका मतलब पश्चिम एशिया, इराक, अरबिक लैंग्वेज है। तो पश्चिम एशिया के ज़्यादातर देशों ने, जो पश्चिम एशिया के वो देश, यानी पश्चिम एशिया और अफ्रीका के वे देश जो अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे इजिप्ट अरबी बोला, अल्जीरिया अरबी है। पश्चिम एशिया अफ्रीका के वे देश जो अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें अरबिक कंट्रीज कहते हैं, और उन्हें अरबिक नेशन यानी अरब राज्य कहते हैं, अरबिक स्टेट, अरबिक नेशन कहते हैं। और इन्हें अरबिक नेशन के साथ साथ और भी अब देखोगे कि जब अरबिक नेशन की बात आती है तो फिर इसी वेस्ट एशिया को कई बार हम इस तरीके से बोलते हैं कि भाई एशिया का पार्ट तो है ही है, अरबिक स्टेट भी है, अरबी भाषा बोलने वालों का क्षेत्र है। और संयोग की बात है, अगर धार्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र की पहचान की जाए तो पश्चिम एशिया में 99% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। ये धर्म के रूप में यहाँ पे कौन सा धर्म है? इस्लाम। इसलिए अब देखोगे 1969 में यहाँ पे इन्हीं देशों ने एक बड़े महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, OIC। तो OIC यानी इस्लामी देशों का एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। इन देशों ने OIC की स्थापना की, और OIC यानी अफ्रीकी देशों का, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामी देशों का एक संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आज की डेट में इसमें लगभग 57 नेशंस है। और संयोग की बात है कि इसकी स्थापना में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखोगे, अगर किसी क्षेत्र की पहचान अरबिक नेशन के रूप में है, किसी की पहचान अरबी राष्ट्रवाद के रूप में है और इस्लामी देश के रूप में है, आप पूछोगे दोनों में फ़र्क क्या है? बच्चों देखो, धर्म के आधार पहचान बनाना अलग बात है, और भाषा के आधार पहचान बनाना सेकुलर माना जाता है। इसलिए पश्चिम एशिया में इन दो विचारधाराओं के बीच एक बड़ा संघर्ष रहा है, अरबिक राष्ट्रवाद बनाम इस्लामी देश। और आपको हम याद दिला दें, पश्चिम एशिया में सेकुलरिज्म का विचार यूरोपी लाए। जब यूरोपी यहाँ पे शासन करने आए तो कि यूरोपी का शासन ज़्यादातर एशिया अफ्रीका के देशों में हो गया, वहाँ से फिर उन्होंने एक सेकुलर शासन का प्रयोग भी किया। तो कई बार यहाँ पे जो डिवीज़न होता है, अब सवाल है कि कई बार इस्लामी राष्ट्रवाद की पहचान बढ़ जाती है और कई बार अरबिक राष्ट्रवाद की पहचान बढ़ती है। अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत ने बार बार अरबिक राष्ट्रवाद की पहचान को ज़्यादा बढ़ाया। अब अरबिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि सेकुलर डिमांड है भाई, जो भाषा का मतलब है भाई ईश्वर की बात, पारलौकिक दुनिया का मतलब है भाषा तो इस दुनिया की बात है। यानी भाषा के लिए हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता थोड़ी है, ईश्वर के लिए स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा, ये सब की बात होती है। इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान, OIC के निर्माण के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है, और पाकिस्तान के प्रयासों से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बना। इसलिए फिर आप देखोगे पाकिस्तान का इस क्षेत्र के साथ जिस आधार पे उसका संबंध बनता है वो इस्लाम है। जबकि हम बार बार ये बात जोर देते रहे कि विदेश में बच्चों राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, धर्म, शासन की प्रणाली, विचारधारा, ये सब तो दिखाने के माध्यम है। मूल मुद्दा किसका होता है? वो राष्ट्रीय हित का होता है। तो हर देश, क्योंकि अब देखो, अगर धर्म के आधार पे ही एकता बनती तो 55 इस्लामी देश अलग अलग क्यों होते? जरा सोच के देखो, एक ही इस्लाम बन जाता। तो मूल मामला पॉलिटिक्स का होता है। धर्म तो विभाजनकारी शक्ति है ही नहीं है, लेकिन धर्म का जब राजनीतिक प्रयोग हो जाए तो उसमें विनाशकारी परिणाम आते हैं, और दुनिया में हर जगह लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खो होती है। वैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, धर्म का प्रयोग तो लोग करते ही हैं। तो ये पश्चिम एशिया की एक पहचान है कि कई बार हम अरबिक राष्ट्रवाद जब शब्द का प्रयोग करते हैं उसके मायने अलग आते हैं, और भारत ने हमेशा अरबिक राष्ट्रवाद की बात कही।
इसलिए बच्चों फिलिस्तीनी की अरबी भाषा बोलने वाला देश है। ये जब अभी राज्य का दर्जा उसे नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन भारत ने इसीलिए किया था, अरब राष्ट्रवाद की बात करता था वो। और आप देखोगे आज़ादी के बाद से भारत ने हमेशा अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया। और अरब राष्ट्रवाद का पहला नेता कौन था? मिस्र था। अरब राष्ट्रवाद का नेता मिस्र था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी एकता के विचार का समर्थन किया। लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती है। अब ये पश्चिम एशिया की एक आइडेंटिटी है। पश्चिम एशिया का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो सवाल है पश्चिम एशिया का महत्व क्या है, क्यों हमें वेस्ट देखना चाहिए, और वेस्ट एशिया से हम क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, जैसे आपके सिलेबस में देखा होगा एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमने अब इंडोनेशिया, मलेशिया, अलग अलग देशों के साथ हम नहीं पढ़ सकते, कारण भारत एक महाशक्ति है। और जब भारत एक महाशक्ति है तो बच्चों पूरा हम ग्रुप के साथ पढ़ते हैं। इसलिए वेस्ट एशिया में सामान्यतः पूरा ग्रुप का महत्व होता है। और वेस्ट एशिया में जरा देखा जाए क्यों हम जाना चाहते हैं। भाई कोई कोई हमारा राष्ट्रीय हित होगा तभी वेस्ट एशिया जाना चाहते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय हित है? और दोस्तों ये राष्ट्रीय हित परमानेंट होगा। अगर ये तो वेस्ट एशिया की एक पहचान है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या है वेस्ट एशिया में, भारत का क्या हित है, तभी तो मामला वेस्ट एशिया का बनता है। कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि बिना, आप जानते हो, हर संबंधों के पीछे हित है, और हर हित में एक संबंध है। बिना हितों के संबंध होता नहीं, और ये हित बदलते नहीं। अब करंट अफेयर क्यों इतना होगा, तो क्या ये हित फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़ों से प्रभावित होंगे? क्या ये हित चीन के आने से प्रभावित होंगे? बस यही फैक्टर चेंज होता है। अदरवाइज जो हमारे इंटरेस्ट हैं, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, तो परमानेंट है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। और मान लो कल के लिए, आप याद रखो दोस्तों, कल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का आविष्कार होने लगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इतना ज़्यादा आ गई, हाइड्रोजन से कार चलने लगी, तो हो सकता है वेस्ट एशिया का महत्व थोड़ा कम हो जाए। ये संभव है। लेकिन फिलहाल तो निकट भविष्य में तो ऐसा नहीं होता दिखता। तो वेस्ट एशिया का महत्व क्यों बहुत ज़्यादा है, और वेस्ट एशिया हमारी तरफ क्यों आना चाहता है? क्योंकि आप देखोगे वेस्ट एशिया में जितने देश हैं, बड़े छोटे छोटे देश हैं। मिस्र एक बड़े देशों में है, और तो मिस्र की आबादी कितनी है? लगभग 12 से 15 करोड़। 12 से 15 करोड़, यानी मिस्र इज इक्वल टू ऑलमोस्ट बिहार। ये तो हमारा आकार है बच्चों। इसे भारत जैसे विशाल देश में रहना है, वह कमाल की बात है ये। उसके बाद सऊदी अरेबिया, आबादी लगभग 2.5 करोड़। यूएई लगभग 80 लाख। ईरान चले जाओ तो लगभग 5 से 6 करोड़। यानी पश्चिम एशिया में इसी तरीके के देशों की आबादी है, 5 करोड़, तो मैक्सिमम 10 करोड़। और उसके नीचे आ जाओ कुवैत, कतर, तो वहाँ तो करोड़ तक की आबादी नहीं पहुँचती, लाख में ही सिमट जाता है मामला। इसका मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे देशों में डिवाइडेड है। और एक खास बात है, ये डिवीजन का मूल कारण क्या है? एथनिक आइडेंटिटी। क्योंकि पश्चिम एशिया संपन्नता है तेल और गैस कारण। इसे कहा भी जाता है कि दुनिया में लोहे कोयले के बाद जो बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वो तेल और गैस कारण आया। पूरी दुनिया पश्चिम एशिया पर केंद्रित हो गई। और पश्चिम एशिया आज भी दुनिया में किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो स्वाभाविक रूप में इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। इसे कहते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा या एनर्जी। ऊर्जा के लिए का मतलब है क्या है? अगर आपको तेल लेना है, ऑयल, आपको गैस लेना है, चाहे एलपीजी हो, चाहे पीएनजी हो, यानी ये पूरा एरिया है जो तेल और गैस का भंडार है। और इंडिया की ऐसी आवश्यकता है कि आज भी इंडिया अपने खपत का 85% पार्ट आयात से करता है। और वेस्ट एशिया बड़ा निकट है, यानी हम देखो तेल तो आजकल रसिया से भी ले रहे हैं, अफ्रीका से भी ले रहे हैं, यहाँ तक वेनेजुएला से भी मंगा रहे हैं। इतनी ही बात आपको ध्यान रखना है कि हमारी ऊर्जा की आपूर्ति, ये क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये निकट है हमारे से। तो अब ये हमारा इंटरेस्ट तो हमेशा बना रहेगा। और बच्चों यही नहीं है, यानी तेल का बने रहना ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो पश्चिम एशिया, भाई तेल ना आए तो विकसित भारत का विचार कैसे आगे बढ़ेगा? और बच्चों जरा सोच के देखो, चाहे राफेल ले लीजिए, सुखोई ले लीजिए, उसको उड़ाने के लिए तेल ही तो आवश्यक है।
अब मामला करंट अफेयर का विषय कहाँ बन जाता है? ये हमारी हमेशा से वहाँ पे निर्भरता है कि तेल 85% हमें इंपोर्ट करना ही करना है। अब करंट अफेयर का मुद्दा केवल इतना होता है कि मान लो अगर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच वार बढ़ गया, ईरान और सऊदी अरेबिया या ईरान और इसराइल के बीच अगर कभी संघर्ष हो गया, अभी बताएंगे संघर्ष के क्या कारण है, तो निश्चित तौर पर हमारे तेल की आपूर्ति प्रभावित होगी, कीमत बढ़ जाएगी। बच्चों याद रखना, तेल की आपूर्ति हो जाना, देखो ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या है? हम एक ही एनर्जी सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे अभी भी इंडिया एक्सेसिव डिपेंडेंट है कोल पे। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। जो आदमी समोसे की दुकान चलाता है उसे पता है कि समोसा हो सकता है खाने का टेस्ट कभी लोगों को बदल जाए, या कभी जो मैं समोसा बना रहा हूँ ग्राहक कम हो जाए, तो समोसा बनाने वाला क्या कोशिश करता है, भाई जलेबी बना दो, पकौड़े बना दो, उसके बाद बाटी चूरमा बना दो। तो अलग अलग, ये देखिए बिजनेसमैन का भी टैक्टिस होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। वही एक ही क्षेत्र पर आप निर्भर है तो वो एक क्षेत्र के सब चैलेंज आते हैं। इसलिए ऊर्जा सुरक्षा का मतलब होता है कि भारत किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट ना हो पहला, और एक देश पर डिपेंडेंट ना हो दूसरा, क्योंकि जिसके ऊपर हम निर्भर हैं वही वार से ग्रस्त हो गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए बच्चों, और सवाल ये है कि ऊर्जा तो दे रहा है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आप याद रखो, तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारे चुनाव का फैसला उसी हिसाब से आ जाता है। हमारी आम जनता तो कहेगी भैया महंगाई महंगाई हो रही है। अब आम जनता को क्या पता कि आपको महंगा तेल मिल रहा है, महंगा तेल मिला, सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे, वस्तुओं के दामन बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए बच्चों, ये ऊर्जा सुरक्षा का मामला है। इसलिए वेस्ट एशिया हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वेस्ट एशिया में कोई हलचल होती तो हमारे प्राण सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे ऑयल के सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। पहला, ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, और समस्या क्या है, ऑयल की सप्लाई ही नहीं, सवाल ये है कि ऑयल की सप्लाई के अलावा तो जरा सोच के देखो, कीमतें भी बढ़ने का चांस होता है, इसलिए भी हमारे चैलेंज आ जाते हैं। इसलिए एक ऐसा रीज़न है जिसके साथ हमारे रिलेशन बहुत ही मायने रखते हैं। इतना ही करंट अफेयर होता है बच्चों। और करंट अफेयर क्या होगा, अब और करंट अफेयर क्या होगा, मैं पहले क्या था, देखो हम टैंकर से मंगाते थे। अब ऊर्जा में करंट अफेयर क्या होगा, इतनी बात तो बनेगी। देखो अब ऊर्जा में करंट अफेयर कैसे होगा, मान लो कि पहले क्या होता था, भाई तेल गैस मंगाने का तरीका क्या है, टैंकर से मंगाए। अब टैंकर से मंगाएंगे तो अब देखो, टैंकर से मान लो पानी टैंकर से मंगा रहे हैं, कल के लिए हमने बोरिंग कर लिया, सबमर्सिबल लगा दिया, हमें कभी टैंकर की जरूरत नहीं है। दूसरा एक मामला हो सकता है, सऊदी अरेबिया कंपनी करे भाई अब हम इंडिया में ऑयल रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये नया चेंज है। इसलिए बच्चों, आज पहले हम तेल मंगाते थे, आज भी तेल मंगाते हैं, चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया कंपनी कह रही है कि हम भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है अरामको, को करी भैया हमें भारत बाजार में बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम भारत के बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अरामको का तर्क है। अब सवाल ये है, और दूसरी बात है, यूएई कह रहा है कि भाई देखो, रोज रोज तुम ये टैंकर मत मंगाया करो, हम तुम्हारे यहाँ कुछ ऑयल रिजर्व बना देते हैं, उसमें सप्लाई कर देंगे और जब मर्जी वहां से तेल लेके सप्लाई कर लेना। क्योंकि बच्चों से वार लड़ने के लिए, जैसे मैं वार करने के लिए 40 दिन के कहीं पे वार करेंगे तो कम से कम 40 दिन का आर्म्स रिजर्व में होना चाहिए। ऐसे देश के वार नहीं होते। आपने कहा भाई हाँ चलो दो दो हाथ कर लेते हैं, चाइना बहुत गया चलो दो तक, जब तक आपके पास 40 दिन का रिजर्व आर्म्स नहीं होगा लड़ने के लिए, तब तक कोई वार नहीं होता। वैसे ही मान लो कहीं पश्चिम एशिया में झगड़ा हो गया, भाई ऑयल की सप्लाई तो डिसरप्ट हो जाएगी, हमारे टैंकर ही प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब जानते हो, जैसे पेट्रोल पंप पे आप जाओ, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिजर्व होता है। ऐसा थोड़ी कि हम व्हीकल लेकर गए और पेट्रोल के पंप के मालिक ने अच्छा अच्छा भाई हम पेट्रोल मंगा के आपको देते हैं, उसके पास रिजर्व ऑयल रहता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी, देखो पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में लोग गेहूं चावल रिजर्व रख लेते हैं 6 महीने का। उन्हें पता है बर्फ के समय में कहाँ गेहूं चावल ढूंढेंगे बाहर, वो खाने का सामान 6 महीने तक रिजर्व कर लेते हैं। कई जनजातीय क्षेत्रों में जाके देखोगे वो क्या करते हैं, वो तो पशुओं के मांस वगैरह, 2-4 भैंस साल, ठंडी ठंडी का प्रदेश इतना है, कोई चीज़ सड़ती नहीं, फ्रिज की जरूरत है नहीं, जहाँ माइनस टेम्परेचर जा रहा है। तो क्या करेंगे, भैंस या भैंसे का बकरी का वो काट के रख देंगे घर में ही, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा डेली काट के खाते रहेंगे, ये रिजर्व है।
बुद्धिमान आदमी भी रिजर्व करके चलता है। अरे पैसा भी कोई होशियार लोग रिजर्व करके चलते हैं कि भाई जितना इनकम होता है खर्च होता जा रहा है, कल के लोग इनकम बंद हो गया तो। इसलिए इसमें चेंज क्या आएगा बच्चों, आप याद रखना, चेंज इसमें यही आ रहा है वर्तमान में, पहले भी रिलेशन था, लेकिन आप जानते हो पहला भारत का बाजार बड़ा बन रहा है। अगर भारत का विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी, पहले क्या होता था, भारत तीसरा तेल आयातक बड़ा देश बन गया है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कोई भी पश्चिमी एशिया का उत्पादक भारत के बाजारों से अनदेखा नहीं करना चाहता। मामला ये है बच्चों, पाकिस्तान को ऐसा लगता है सऊदी अरेबिया भी भारत तरफ देख रहा है, सऊदी अरेबिया भारत तरफ जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की परंपरागत दोस्ती पाकिस्तान के साथ खूब रही है, और सऊदी अरेबिया उसके साथ इस्लाम के आधार पर दोस्ती करता है। सऊदी अरेबिया कहता है भाई देखो हमें बाजार चाहिए। यानी बच्चों जब मार्केट में जाते हो कोई सामान खरीदने, तो ये देखते हो कि आपकी जाति और धर्म वाला दुकानदार है या चीप एंड बेस्ट है। तो जहाँ को चीप एंड बेस्ट मिलेगा वहीं आप खरीदारी करोगे। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसलिए धर्म तो दिखाने का मुद्दा है, मूल मामला हितों का ही होता है, और आम भावनात्मक लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं और नेता आराम से पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अब इसमें बड़ा मामला क्या रहा है, भारत का बड़े बाजार के रूप में उभार, ये पहले नहीं था। तो 90 के बाद जब से इंडिया उदारीकरण की तरफ बढ़ा हुआ है, तो नाउ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। तो बिगेस्ट मार्केट है तो वेस्ट एशिया के सब देश इंडिया के मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं पहला। और इंडिया क्या करना चाहता है, अब यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इनका प्रस्ताव है, और यूएई ने तो बना भी दिया है, भारत में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। वो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाना चाहते हैं, और यूएई ने तो भारत में बना भी दिया है, विशाखापट्टनम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। इसका मतलब है कि हमारे पास 2-3-4 कुएं विशाखापट्टनम में, उधर मुंबई में सब बना दिए गए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना ऑयल रिजर्व रहेगा तो मान लो कोई वेस्ट एशिया से टैंकर नहीं आ पाया, इसे कई कई बार दिल्ली में तो ऐसा होता, कई घरों में हफ्ते में 1 दिन पानी आता है, तो लोग रिजर्व रख लेते हैं, भैया 4-5 बॉटल अपना रख लो, अगले दिन सप्लाई नहीं है तो क्या होगा। ये तेल के मामले में हमारी आपूर्ति तो रहेगी। अब ईरान और इजराइल का लड़ जाएंगे पूरा। आप देखो पश्चिम एशिया का ये मामला क्या है, पश्चिम एशिया ये सीधे ही पूरा जो पूरा ऑयल सप्लाई का रीज़न है। अब देखो भारत कहाँ पे है, भारत इधर स्थित है। अब ये पूरा ऑयल की सप्लाई यहाँ से होती है, और ये पूरा देखो वेस्ट एशिया जियो पोलिटिकली कितने ज़बरदस्त तरीके से है। इधर जो आपका लाल सागर है, ये पूरा पश्चिम एशिया और अफ्रीका को टेक्निकली अलग कर रहा है। और इसके बाद अब देखो पूरा इंडिया की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई इंडिया के लिए कहाँ से होती है, पूरा ये जो रीजन है, देखिए पर्शिया खाड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे ईरान है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, इनके बीच तनातनी चलती है। तनातनी क्यों है आगे आपको बता देंगे, पहले ये तो देखिए इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तनातनी का अब संयोग के बाद दोनों इस्लामी देश हैं, तो मान लो इनके बीच तनातनी हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है अगर ये लड़ेंगे तो ये पूरा रूट डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये रूट डिस्टर्ब होगा तो आजकल यमन, आप देखो यमन के लोगों ने अपने बार बार देखा होगा कि कई जहाज़ों को लूटपाट रहे हैं, क्योंकि यमन भी एकदम फुक्कड़ी है पश्चिम एशिया में। याद रखना बच्चों, भारत में खास बात है, पश्चिम एशिया का एक बहुत बड़ा रीजन है ऑयल एंड गैस। ये अपने आप में बहुत बड़ा सोर्स है पूरी इकोनॉमी का, ऑयल एंड गैस। और यकीन मानो अगर यहाँ पे ऑयल एंड गैस खत्म हो जाए तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि यूएस के विकल्प बनाकर चल रहा है, क्योंकि बच्चों ये नेचुरल रिसोर्स से ये खत्म हो सकता है ना। दुनिया में जिस तरीके से ईवी का आविष्कार हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस आविष्कार होगा। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि भारत को हम पेट्रोलियम डीजल से मुक्त करना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पश्चिम एशिया फिर क्या बेचेगा। तो ऑप्शन तो रहेगा बच्चों, ऐसा नहीं कि
अरे ऑप्शन तो कोई ना कोई हमारे पास रहेगा, लेकिन अभी देखो ये चेंज हो सकता है मामला। लेकिन कई बार ऐसा होता है वेस्ट एशिया में हमारे कोई दोस्त नहीं है, कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है। अच्छा, जिनके पास, अच्छा इंडिया में क्या मामला है? इंडिया में बच्चों मामला ये है, इंडिया में मामला है कि पता चला हमारे यहाँ के दोस्तों ऐसा ऑयल गैस वाला मामला तो है नहीं। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हर मौसम में आम, अमरूद, गन्ने, इसे खास बात है। देखो इंडिया रहने के लिए, देखो यहाँ बहुत परफेक्ट देश है, हमें चिंता नहीं है, तेल हो ना हो उसे चिंता नहीं है हमें। अरे मेरे बच्चों, पश्चिम एशिया से सारी सब्जी से लेकर आम, अमरूद सब इंडिया से जाता है, वहाँ होता नहीं। वे बालू में क्या होगा? इसलिए इंडिया ऐसा देश है दोस्तों, और जहाँ पे आम, अमरूद जिस सीजन में खत्म हो जाए, कोई न कोई फल किसी न किसी सीजन में आ जाता है, कोई कोई फसल आ जाती है, उसके बाद ना हो तो मुफ्त में लंगर चलता रहता है, जहाँ जहाँ खा लिया। कहीं मेला लग जाएगा, निरंकारी का सम्मेलन हो जाएगा। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ आदमी बिना काम के भी जी सकता है, कई देशों में संभव नहीं है बच्चों। इसलिए इंडिया के लोग बड़े मस्त होते हैं, हमेशा से एक एक से फिलॉसफर पैदा हुए हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यहाँ कई लोग हैं जो लंगर ही, पूरा साधु महात्मा देखो लंगर पे ही चल रहा है उनका जीवन। फकीरों का जीवन देखो, निरंकारी। ये खास बात होती है बच्चों, कई कई जगह कुछ समस्याएं आपको चुनौती देती हैं, कुछ चीजें आपको उलझाती भी हैं, कुछ चीजें फायदे भी देती हैं। कहने का मतलब है, यमन क्या है, न इसके पास तेल है न गैस है। यमन एक ऐसा गरीब क्षेत्र है, ये देखो विषमता दुनिया में है। भाई जिसके पास तेल गैस है उसके पास तो मामला फिट है। और खास तौर पे देखोगे इस पूरे रीजन का जो सबसे समृद्ध क्षेत्र है यूएई, आप देखोगे यहीं पे है दुबई, यहीं पे है अबू धाबी, ये दुबई, अबू धाबी। और यूएई ने बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट किया है। अब देखो यही फॉरेन पॉलिसी, यही दूरगामी नीति है यूएई की। यूएई को पता था कि भैया तेल गैस बेचेंगे और कल के लिए कंगाल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो यूएई ने 1980 के बाद ही शुरू कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने शुरू कर दी। यानी यूएई ने सोचा भाई हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स तेल और गैस के अलावा भी आना चाहिए, और यूएई ने ऐसा कर लिया। इसलिए अब देखो अरब अमीरात, यानी जो यूएई है आज की डेट में उसका सर्विस सेक्टर से लगभग 50% इकोनॉमी आ रही है। फ्लाई अमीरात दुनिया के सबसे अच्छे एयरलाइंस में है, और शायद ही दुनिया कोई ऐसा दुनिया का कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं होगा जो यूएई में ना हो बच्चों। ये चमत्कार है। यूएई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और यूएई का नकल सारे देश करना चाहते हैं वहाँ। और यूएई आप देखोगे, यूएई एक ऐसा देश है जो बिल्कुल लिबरल है। भारत के तमाम पर्यटक वहाँ जाते हैं, और वहाँ कपड़े पहनने से, जबकि है इस्लामी देश, कपड़े उपड़े पहनने में कोई प्रतिबंध नहीं है, जो मर्जी कपड़े पहनो। और पब्लिक ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है, यानी जिस तरीके से सिंगापुर ईस्ट में विकास की कहानी लिख रहा है, वैसे वेस्ट में यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। और आप याद रखो, मोदी जी तो दोस्तों गुजराती मारवाड़ी यही तो बिजनेस करना जानता है, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों। और इसमें अतिशयोक्ति तो नहीं है, जो जिसकी अच्छी बात है हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर गुजरातियों की तारीफ कर रहे हैं। अरे मैं जो तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ मेरे बच्चे, हकीकत की बात है यार। भाई सारे बिजनेसमैन वहाँ क्यों जाते हैं, सारे बिजनेसमैन वहीं से क्यों आ रहे हैं? अरे मेरे बच्चों, ये बड़ी ध्यान से कभी सोचना, इत्मीनान से। इसलिए इसलिए देखो आजकल हमारा यूएई के साथ बड़े संबंध है, तो यूएई आप आगे बढ़ रहा है। और यूएई में तो वो सब इमारतें बन गई है बच्चों। और यूएई का हाल तो ये है, वहाँ डी BMW मर्सिडीज के नीचे कोई कार नहीं दिखती, ये सब मारुति उरती, ये सब कार नहीं है कि नैनो वहाँ पे आ गई। वहाँ की तो पुलिस BMW मर्सिडीज लेकर घूमती है। समृद्धि ऐसे ही कर दी है यूएई के लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग आके वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग व्यवस्था बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ तो कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैसा ले जा सकता है, ये हाल ऐसा है। और अगर आपने ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन कर दिया, किसी ट्रैफिक लाइट पर वहाँ पुलिस वाला नहीं होता, सब सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर्ड है। लेकिन जहाँ भी आपने कार से एक पॉलिथीन फेंक दिया, पाउच फेंक दिया, अगले अगले चौराहे पर आप कार रोक ली जाएगी। सारा सीसीटीवी देख रहे हैं, और उसके बाद फाइन ही लगेगा, जबरदस्त फाइन लगता है। इंडिया में तो कमाल की बात है, इंडिया में लोग रूल का वायलेशन कर देंगे, उसके बाद पुलिस कहेंगे भाई 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, या मुख्यमंत्री के हम रिलेटिव हैं, कमाल की बात है। अरे यार, नियम कानून तो मानो। इसलिए मेरे बच्चों, लोग व्यवस्था बनाए रखना बड़ा जरूरी है, राज्य का पहला काम है ये।
इसका मतलब सीधा है कि वेस्ट एशिया हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और करंट अफेयर केवल इतना होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है ऑयल एंड गैस का तो रहेगा। अब यही करंट अफेयर है, थोड़ी थोड़ी बात कभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का मतलब है कि वो लोग हमारे यहाँ तेल कुएं बना रहे हैं। ऐसे आप समझ लो कि अपना तेल लाके कहाँ जरूरी हमारे यहाँ रिजर्व कर दे रहे हैं। तो भारत क्या करेगा, एक आपातकाल में कभी उसे तेल से निकाल लेगा। कोरोना के समय तो कोरोना के समय अगर हमारे पास और ऐसे कुएं होते तो हम लाला के तेल भर देते। तो कोरोना के समय तेल कीमतें लगभग जमीन पर आ गई थी। तेल कीमत मुफ्त में लोग दे रहे थे, भाई तेल ले जाओ, मतलब 2-4 रुपए में 2-4 डॉलर पर बैरल था। लेकिन हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, कहाँ से लाए, पहली बात। और दूसरा, फिर नया इसमें क्या हो सकता है, यही सब करंट अफेयर रहेगा। अब भविष्य में देखोगे, अब सऊदी अरेबिया की अरामेको, सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनिंग अरामेको भारत में निवेश का विकल्प तलाश रही है। और अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, और भारत में देख सोलर एनर्जी विंड एनर्जी में भारत आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत मेंबर है। तो बच्चों, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जब इंडिया आगे बढ़ेगा, हाइड्रोजन, यानी हम भी उनको सिखा रहे हैं सोलर के मामले में, विंड के मामले में हाइड्रोजन एनर्जी से गैस मतलब कार चले, इसके मामले में हम पश्चिम एशिया को भी सिखा रहे हैं। ये बड़ी बात है। इसका मतलब डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि पहले केवल टैंकर का आयात निर्यात होता था, अब क्या हो रहा है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहे हैं। पाकिस्तान यानी सऊदी अरेबिया कंपनी आरामेको भारत में निवेश करना चाहती है, यानी वो हमारे यहाँ ऑयल रिफाइनरी बनाना चाहती है। इसका मतलब है ये जो ऑयल वाली पार्टनरशिप है वो बड़ी गहरी होती जा रही है। ये चेंज है। अगर सोच के देखो, कोई भी सरकार आए तो वेस्ट एशिया में इसका संबंध आगे बढ़ेगा। और आप याद रखना, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, यूएई जैसे छोटे से 5 बार गए हैं। और फॉरेन पॉलिसी में ही फर्क देख लो, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो यूएई की यात्रा उन्होंने की थी, तो वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 30 साल बाद यात्रा थी। अगर सोच के देख लो, हम बगल में इतने महत्वपूर्ण देश हमारा उभर रहा है, बिजनेस का सेंटर बन रहा है, पूरी दुनिया के लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे ध्यान उस पर है ही नहीं है। और ये याद रखो भाई, फॉरेन पॉलिसी है, जीवन का सिद्धांत है, अरे पैसे वालों के साथ रहोगे और अपना फायदा होगा। अब बिला वो जो फुक्कड़ के साथ रहोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो फुक्कड़ ही है, अपने भी उसी दिशा में चले जाओगे। इससे पहले बच्चों को अपनी हैसियत बदलो यार, अपने पावरफुल बनो। उसके बाद न्याय वो दुनिया में बाद में होता है। ये पता चला कि मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए बच्चों, ये ऑयल और गैस की मामला हमेशा रहेगा। अब देखो इसमें करंट अफेयर और क्या हो सकता है। करंट अफेयर भाई, ऑयल गैस का मामला तो आज है, कल है, परसों रहेगा ही बच्चों। ऐसा होने नहीं जा रहा कि अचानक उनका तेल सूख जाए, और ऐसा भी नहीं होना जा रहा कि अचानक हमने कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बना ली कि भैया चलो हम तेल लेंगे ही नहीं। ऐसा रातों रात तो होने नहीं जा रहा बच्चों, इसमें समय तो लगता है ना। इसलिए और ऊर्जा आयात में और क्या बदल सकता है, व्हाट मे बी चेंज इन द एनर्जी सप्लाई। भारत के लिए एनर्जी सप्लाई है, और उसमें क्या करंट अफेयर हो सकता है, या क्या क्या थोड़ा चेंज होता है। तो बच्चों आपको बता दूं, चेंज इतनी बात है, अब ईरान से फिलहाल भारत तेल आयात नहीं कर रहा है। और एक जमाना था जबकि हमने तो प्लान ये किया था। अब देखो, ईरान से फिलहाल हम तेल आयात नहीं कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया इज नॉट इंपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम ईरान। ये चीजें बदल गई हैं। और एक जमाना था, जब 2003 के आसपास देखोगे, तो हमने प्लान तो ये किया था कि भाई हमने समझौता इस मामले में कर रहे थे, कैसा क्यों ना करें, एक गैस पाइपलाइन बिछा दे। मैं कतर से हम गैस, आज भी कतर से बड़ी संख्या में भारत गैस ले रहा है, सऊदी अरेबिया से ऑयल, इराक से। आज की डेट में हमारा ऑयल कहाँ से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से। गैस कहाँ से आ रहा है, कतर से, बहरीन से। इसलिए भी आपने देखा होगा, कतर से भारतीय तमाम अधिकारियों को छुड़ा लिया गया था, जिनको कतर की न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दे दी थी। ऐसे नहीं होता बच्चों। इसीलिए ओआईसी की भी बैठक में भारत को इनवाइट किया गया था, तो ऐसे थोड़ी हुआ था। पाकिस्तान बिल्कुल छाती पीटने लगा। पाकिस्तान ने कहा दैया दैया, ये क्या हो रहा है।
भारत को ओआईसी की बैठक में बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कहा मैं नया इस्लामी देशों का संगठन बना दूंगा। यूएई ने कहा बेकार की बात मत करो। इसलिए बच्चों, कोरोना के दौरान आईपीएल का मैच यूएई में शिफ्ट हुआ था, ये कोई संयोग की बात नहीं है। G20 मीट हुई थी तो उसमें हमने यूएई को बुलाया था अफ्रीका के साथ। भारत में G20 की मीट पहले हमने अफ्रीका को इन्वाइट किया, उसके बाद यूएई को बुलाया। संयोग की बात थोड़ी, हमेशा यूएई को बुलाया जा रहा है। भाई पैसे वाला आदमी यार, उसी को तो बुलाया। वैसे एक बार जब आसियान की बैठक हो रही थी तो ओमान का सुल्तान, ओमान तो सॉरी आपका ब्रुनई का सुल्तान, ब्रुनई उधर साउथ ईस्ट एशिया में है। ब्रुनई का सुल्तान एकमात्र दुनिया का ऐसा सुल्तान है जो अपना जहाज खुद चला के आता है और बड़ा अमीर आदमी है। इसलिए मोदी जी को बिल्कुल अपने बगल में खड़ा किया था कि भाई एकदम बगल में खड़े रहो। ये बच्चों फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भावनात्मक होने की बात नहीं है। और ऊर्जा आयात में क्या है, ईरान, अब आप कहोगे सर ईरान के साथ क्यों बंद कर दिया हमने? पहले तो हम ये सोचा करते थे कि ईरान से सीधा गैस पाइपलाइन आएगी और उधर से, यानी अब गैस पाइपलाइन अगर ईरान से आएगी तो आप देखते हो हमने प्लान किया था भाई ईरान से गैस पाइपलाइन आएगी तो ऑप्शन क्या होगा? ईरान से जब भी गैस पाइपलाइन आप लाओगे तो ऑप्शन होगा या तो वो कहाँ से आएगी, पाकिस्तान से, या तो ईरान से गैस पाइपलाइन आए पूरा गल्फ ऑफ ओमान होते हुए अरब सागर से। अब अरब सागर से आती तो कॉस्ट ज़्यादा होता, पाकिस्तान अफगानिस्तान से आती तो सुरक्षा खतरा होता, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं, पता चला सोचे कि मुफ्त में गैस हम भी लीक करके निकाल लें। तो पहले क्या होता था, कई बार बगल का पड़ोसी ने केबल कनेक्शन ले रखा है तो कुछ लोग उसी में सुई लगा के अपना सोचते थे कि बिना केबल कनेक्शन से केबल चला ले। इसलिए अब उसमें मामला फंस रहा था, क्योंकि कॉस्ट का मामला था, सुरक्षा का मामला था। और बच्चे याद रखो, ईरान बहुत बार्गेन करने वाला राज्य है। ईरान ने भी कहा हमें इतने पैसे चाहिए। और तब तक हुआ क्या कि भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। 2003 में तो ईरान के राष्ट्रपति को भारत के 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सिर्फ डिप्लोमेटिक अवसर होते हैं, किसको बुलाया जाए? दोस्तों, किसी को इनवाइट किया जाता है उसके बड़े कारण होते हैं। किसको शादी में इनवाइट करो, कारण होते हैं, ऐसे थोड़े किसी को इनवाइट कर लिया। ईरान को बुलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे मामला क्या हुआ, धीरे धीरे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव आने लगा। वो टकराव क्यों है आगे भी आपको बता देंगे। और ईरान अमेरिका के बीच टकराव आया, फिर परमाणु मुद्दा उठ गया ईरान का, और ईरान पे तमाम प्रतिबंध लग गए। इस वजह से थोड़ा ईरान के साथ हमने ऑयल की सप्लाई को कट किया है। बाकी चाबहार पोर्ट देखो बना रहे हैं, ईरान में चाबहार पोर्ट तो हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका के दबाव में ही पूरा गए हैं। और एक बात याद रखो दोस्तों, कई बार अगर अपने हित में, देखिए कई बार आप पूछोगे कि सर क्या भारतीय विदेश में दबाव नहीं पड़ता? अरे मेरे बच्चों, जीवन ही दबाव का नाम है। घर में रहो, क्लास में रहो, तो हर जगह दबाव पड़ता है। तो दबाव किसी पे ना पड़े इसका मतलब है फिर तो आप जीवन जी नहीं रहे, दबाव तो रहेगा ही रहेगा। मुद्दा ये है कि उस दबाव का कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। तो भाई महाशक्ति हैं जो भारत पे एकदम दबाव का प्रयोग करती है, लेकिन हम मानते थोड़े हैं। और जो अपने हितों में उसे मानने में क्या हो रही है। इसलिए फर्क ये है कि आज ईरान से हम तेल कटौती कर रहे हैं, और ये कहानी कैसे है उसको आगे उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब है अब हमारे सऊदी अरब सप्लाई बढ़ रही है, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, इनसे हमारी सप्लाई बढ़ रही है। तो ये समय समय पे चेंज आता रहता है। और इतना ही नहीं बच्चों, जहां सस्ता मिलेगा, इसे देखो रसिया से, इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। रसिया से यहां से भी सस्ता तेल मिल रहा था तो रसिया में शिफ्ट कर दिया। यही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, यही प्रैग्मेटिक है। और उसके बाद क्या होगा, यहां से उसके बाद तो आप देखोगे चाहे कतर है, कतर से प्राकृतिक गैस, यानी कतर से क्या करते हैं, गैस हम ले रहे हैं। बहरीन कतर से गैस लेते हैं। इसका मतलब है ऊर्जा आयात एक ऐसी आवश्यकता है जो पश्चिमी एशिया से बनी रहेगी, और वो संबंध आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारत अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है तो हमें बड़ी ऊर्जा चाहिए। 85% हमारी डिपेंडेंसी है। और दूसरा चैलेंज है कि पश्चिम एशिया को बड़ा बाजार चाहिए। तो पश्चिम एशिया की पूरी इकोनॉमी, अगर यूएई जैसे लोगों को थोड़ा अपवाद छोड़ दिया जाए, ये जो सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी डेवलप कर ली है, बाकी देश तो तेल गैस बेचने पर निर्भर हैं। इसलिए आप देखोगे जब कोविड-19 आया तो सबसे बुरा प्रभाव रसिया और वेस्ट एशिया पर पड़ा था।
क्योंकि इनकी तो पूरी सप्लाई ही खत्म हो गई, इनकी पूरी सप्लाई खत्म हो गई। तो ये पहला मामला है जो ऑयल और गैस से जुड़ता है, वो वेस्ट एशिया में हमेशा रहेगा। अब दूसरा हमारा इंटरेस्ट क्या है, और ऑयल और गैस का मामला तो हमेशा रहता ही है, और वेस्ट एशिया को हमसे बाकी क्या लाभ हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात, यानी पहला तो है ऑयल एंड गैस के मामले में, ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा मामला जो वेस्ट एशिया से बन रहा है वो तो व्यापार, इन्वेस्टमेंट। आज की दुनिया में देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है। पहले क्या होता था, वेस्ट एशिया में कुल मिला के तेल गैस का ही समझ व्यापार था। अब वेस्ट एशिया के साथ व्यापार, निवेश, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वेस्ट एशिया के साथ एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। क्यों? भारत के लिए बच्चों, भारत के लिए वेस्ट एशिया एक बड़े बाजार के रूप में आ सकता है। आप इसी बात से देखोगे, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो वहाँ खाड़ी सहयोग परिषद है, वेस्ट एशिया में है। वेस्ट एशिया में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खाड़ी सहयोग परिषद, ये वहाँ पर एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब, यूएई, यानी ईरान नहीं, याद रखना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ईरान नहीं है, सारी पर्सिया गल्फ कोऑपरेशन, ओमान, इसमें सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, ये 6 देश है। इन 6 देशों के साथ भारत का व्यापार, जरा सोच के देख लो, 6 देशों के साथ मिला दिया जाए तो भारत का व्यापार लगभग $150 बिलियन से ज़्यादा चला जाता है। कितना बड़ा मामला बन रहा है। और बच्चों देखे, याद रखो, आज भारत अगर निर्यात कर रहा है सब चीज़ का, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, कोविड-19 के बाद तो भारत फार्मास्यूटिकल का हब बन गया है। तो आज की डेट में, और अब आप देखोगे वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, ट्रेड कैसे बढ़ रहा है। अब इसी बात को आप सोच सकते हो कि वेस्ट एशिया में आईआईटी, भाई भारतीयों की संख्या बहुत बढ़ रही है। वेस्ट एशिया में ट्रेड बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पूरे वेस्ट एशिया में लगभग 70 लाख तो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। ये किसी भी कि दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले सबसे बड़ी डायस्पोरा इंडियन है। डायस्पोरा का मतलब जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह गए हों, डायस्पोरा। 70 लाख तो भारत के लोग रह रहे हैं। भाई 70 लाख भारत के लोग रह रहे हैं व्यवसाय के लिए, काम के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए देखोगे वेस्ट एशिया में आईआईटी का ब्रांच खुल रहा है। भाई अगर यूए में आईआईटी का ब्रांच खुल रहा है तो बड़ी बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब देखो एमआईटी विश्वविद्यालय, ये भी दुबई में इसका ब्रांच है। भारत के तमाम विश्वविद्यालय, स्कूल दुबई वगैरह में अपने स्कूल के भारतीयों की संख्या है तो वहाँ पढ़ेंगे भी तमाम भारतीय, बिजनेस के लिए, काम के लिए, व्यवसाय के लिए। और आपने बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा कि यूएई का ग्रुप आया था 370 हटने के बाद कश्मीर में, और यूएई ने कहा था भाई हम कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लखनऊ का लुलु मॉल, ये यूएई के ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, और जो जिस सलीम ग्रुप ने ये इन्वेस्टमेंट किया है वो केरला का व्यापारी है, भारत का व्यापारी है। इसका मतलब मेरे दोस्तों आज की डेट में, अभी आप जरा सोच के देख लो, ये जो देश हैं जो आपके पश्चिम एशिया के देश हैं, बड़े छोटे हैं, कुवैत, कतर, इराक, यानी सऊदी अरेबिया। आपने बताया कि सऊदी अरेबिया की बड़ी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, और बाकी छोटे छोटे देश हैं, इनके पास इतना पैसा है कि अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करिए इनको समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है बच्चों। यानी आप याद रखो, एक जमाना था जब हम ये सोचते थे कि जब यूरोप और अमेरिका से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हमारा कायाकल्प नहीं होगा। आज कितना बड़ा चेंज आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इनसे इन्वेस्टमेंट आ जाए, वही भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में गए हैं बड़े प्रभावशाली बन गए हैं। ये जो वेस्ट एशिया के छोटे छोटे देश हैं, ये कैश रिच कंट्री हैं, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इन्हें कहा जाता है कैश रिच कंट्रीज, या इसे कहा जाए इनके पास सॉवरेन वेल्थ बहुत ज़्यादा है। कैश रिच कंट्री कहो, सॉवरेन वेल्थ कहो, यानी इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। आराम, इसके बाद को मतलब ये कहो कि नगदी राशि बहुत ज़्यादा है। अब सवाल है, नगदी राशि ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। ये पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ करते थे, यूरोप में, अमेरिका में, और आज
आज यही बात मोदी जी को समझा रहे हैं, भैया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो यार। अच्छा, इन्वेस्टर को सुरक्षा चाहिए और रिटर्न चाहिए, और इसलिए यूएई का भारी भरकम निवेश इंडिया में हो रहा है। और बड़ी बड़ी बात है दोस्तों, अगर हम चाइना, देखो चाइना का इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ कंपेरेटिव होती है। दुनिया में एक देश के साथ संबंध पड़ रहे हो, दूसरे के साथ भी अपने आप में रिलेशन है। अगर आप समझ लो कि चाइना के साथ, चाइना तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे आएगा नहीं, ओवर का प्रोजेक्ट हम चाइना से ले नहीं रहे, इनको यूरोप अमेरिका जाने में घाटा हो रहा है। इसका मतलब है इनके लिए इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा रास्ता कहाँ है? इंडिया में। इसलिए बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, ये भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हम इनके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑयल रिफाइनरी में, सर्विस सेक्टर में, टूरिज्म में। क्योंकि भारत में टूरिज्म में कितना डेवलपमेंट हो सकता है, ये तो कल्पनातीत है बच्चों। इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उतना टूरिज्म का डेवलपमेंट तुम कर ही नहीं पाए। इसलिए ये एक बड़ा एरिया है जो 90 के बाद जिस तरीके से कॉपरेशन हो रहा है। यानी एक जमाना था जब हमें ऐसा लगता था कि वेस्ट एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है कश्मीर के लिए। यानी वेस्ट एशिया का इंपॉर्टेंस शायद हम पहले किस बात के लिए देखते थे कि नहीं, वेस्ट एशिया के देश हमें कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन दे देंगे, इसलिए हम वेस्ट एशिया के साथ हैं। फिर वेस्ट एशिया के देश पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए वेस्ट एशिया से वो मुद्दा पीछे हट गया दोस्तों। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान पर वो वाला देश है। हम तो मूल अब सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब के साथ कैसे जुड़ रहे हैं? यानी राष्ट्रीय हितों के आधार पे, जुड़ रहे हैं। इसीलिए अगर पश्चिम एशिया में आईआईटी कैंपस आ रहे हैं यूएई में, और अभी तो आप देखोगे यूएई में एक बड़ा भारतीय मंदिर बन गया है, और यूएई में जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, पहले दोस्तों उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं होते थे। अब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति चला गया तो कई बार उसको सेख वगैरह फंसा लेते थे। आज भारत का प्रभाव बढ़ा है तो भारतीय मूल के लोगों के हितों की रक्षा भी वहाँ हुई है। आज भारतीयों का सम्मान भी वहाँ बढ़ा है। अदरवाइज दोस्तों, बुर्ज खलीफा तो हमने ही बनाया है। अब जरा सोच के देखो, भारतीय जहाँ जा रहे हैं वहाँ बुर्ज खलीफा बना दे रहे हैं, अपने यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब समस्या भारतीयों में या सिस्टम में है। इसलिए एक बार अगर हमारा सिस्टम अच्छा हो गया और लोगों का विश्वास बन गया तो निश्चित तौर पर यहाँ निवेश आएगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में दोस्तों, पश्चिम एशिया में लोकतंत्र नहीं है। पश्चिम एशिया में आज भी राजा महाराजाओं का शासन है, और प्रिंस सलमान अभी सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म करने का प्रयास कर रहा है। और इधर देखो यूएई में तो पहले से रिफॉर्म हो गया है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो भारत पर कई बार इसलिए शक करने लगते हैं कि यार पता नहीं क्या चुनाव के बाद क्या होगा। लोकतंत्र के चैलेंजेस है, लेकिन ये अपने आप में बच्चों कितना बड़ा सोचो। यानी वो मामला नहीं रहा कि पश्चिम एशिया तेल और गैस आएगा, अब पार्टनरशिप कितना डाइवर्सिफाइड हो रही है। तो पश्चिम एशिया के लोग हमारे यहाँ निवेश करेंगे। पश्चिम एशिया का यानी इसका हिंदी है खाड़ी सहयोग परिषद। वेस्ट एशिया के लोग हमारे यहाँ निवेश करेंगे, ये तो अपने आप में जबरदस्त बात है। यानी आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रेल बनाने में और एयरपोर्ट बनाने में, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया से हमारा इन्वेस्टमेंट आए और ट्रेड पार्टनरशिप बढ़े। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और भारत भी कोशिश कर रहा है कि भारत कंपनी भी जाए वहाँ पे, थोड़ा तेल कुओं को इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि पश्चिम एशिया में हमारे तेल कुओं पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसा कि अफ्रीका में है, रसिया में है। रसिया में, अफ्रीका में जाके हमारी कंपनियां तेल कुएं खरीद लेती हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिका, यूरोपीय कंपनियों का बड़ा दबदबा है, हमारी छोटी कंपनियां वहां कॉम्पीट नहीं कर पाती। अब जरा देख लो, इसका मतलब है करंट अफेयर्स जोड़ लो। तो बच्चों, पश्चिम एशिया में कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले कौन प्रभावित होता है? ये भारतीय मूल के लोग। और ये भारतीय मूल के लोग लगभग साल में समझ लो $50 बिलियन भारत को भेजते हैं। इसे भारत में आजकल विदेशी मुद्रा कम हो ही नहीं सकती भारतीयों के कारण। तो $50 बिलियन अगर वेस्ट एशिया से आ जा रहा है, बाकी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी बड़ा फायदा है। कोई वार हो जाए, कभी कुवैत संकट आ गया, कभी यमन संकट आए, कभी ईरान इराक लड़ जाए, दोस्तों ये तो हमारा तो घाटा ही घाटा होगा। तो हमारे भारतीय मूल के लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा घटती है, और फिर व्यापार निवेश सब प्रभावित होता है। ये हमारे लिए चैलेंज तो हो ही जाता है। इसे ये भी हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। इसलिए बच्चों, अब जरा देखो पश्चिम एशिया के साथ हम कैसी चीज़ों को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। और जब इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा
तो क्या आप उम्मीद नहीं करते कि पश्चिमी एशिया के देश और हमारे बीच में सामरिक संबंध भी आगे बढ़ जाएगा? जहाँ व्यापार आ गया, निवेश आ गया, जहाँ हितों का इतना सामंजस्य आ गया, और पश्चिमी एशिया के देश छोटे छोटे हैं, भाई वो अकेले भारत का विरोध कर ही नहीं सकते, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसा। और भारत कभी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता नहीं। इसे तीसरा बड़ा पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने देख लिया। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है बच्चों, वो है सामरिक संबंधी। बहुत बड़ी बात है। अब पश्चिम एशिया के साथ हमारे क्या बन रहे हैं? सामरिक और राजनीतिक संबंध बच्चों। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पश्चिम एशिया के साथ हमारे संबंध कैसे बन रहे हैं? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और सबसे बड़ी बात है राजनीतिक संबंध बच्चों। अदरवाइज पश्चिम एशिया के साथ तेल गैस का मुद्दा तो हमेशा से रहा है, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन बन जाना, और सही बात तो ये है बच्चों कि कहा जाता है भाई पश्चिम एशिया के साथ तो हमारी सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप है। देखो पश्चिम एशिया के साथ हमारा सभ्यतागत संबंध है। यानी आप जरा सो भारत की विशेषता देखो बच्चों, जितने जितने वेस्ट एशिया में इस्लामी देश, इस्लामी पॉपुलेशन नहीं उतना अकेले भारत में है। पश्चिम एशिया के 25 देशों को जोड़ दोगे, जो आबादी आएगी अकेले भारत में उतने मुस्लिम रहते हैं। इसे यूएई के प्रिंस एक बार हमारे यहाँ आए तो उन्होंने कहा, भाई ये बताओ आपके यहाँ कोई सहिष्णुता मंत्रालय है क्या? हमने कहा नहीं, सहिष्णुता मंत्रालय नहीं है, हम पैदाइशी ही सहिष्णुता में रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्रेडिट है इंडिया को। और पहले क्या होता था कि पाकिस्तान हमें बदनाम किया रहता था कि भारत में ऐसा है, भारत में वैसा है। पाकिस्तान तो आज भी भारत के खिलाफ कई जहर उगलता है। अब आप देखोगे ये रिलेशन बहुत बड़ी बात क्या होती है, स्ट्रेटेजिक का मामला क्या है। अब क्या हो रहा है बच्चों, आने वाले समय में यूएई हमारे यहाँ सैन्य सामग्री के निर्माण में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यानी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में, सैन्य उद्योग में यूएई निवेश करना चाहता है। यानी यूएई इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में अब यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा। और इतना नहीं बच्चों, हम तो यूएई के साथ ये भी कह रहे हैं भाई, अरे यार ब्रह्मोस ये ले लो, ब्रह्मोस ले लो। और एक बात याद रखो बच्चों, इसीलिए भारत का भी डिफेंस एक्सपोर्ट इतिहास में इतना बड़ा कभी नहीं था जो आज है। क्यों? अरे जब किसी को ब्रह्मोस बेचोगे, आप देखो भारत पहले क्या बेचता था, पता चला कि हम आलू बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अरे आलू गोभी टमाटर मटर बेचने से पैसा मिलता है बच्चों? नहीं तो गांव किसान तो अमीर हो जाता। अरे बेचने से पैसा किसको मिलता है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस से एक बार पता चला कि 600-700 करोड़ मिल गए। आलू टमाटर भिंडी मटर बेचते परेशान है। इसलिए हम तो फिलिस्तीनी को, यूएई को भी कह रहे हैं भाई ब्रह्मोस वगैरह चाहिए तो बताना। ये बहुत बड़ी बात है। यूएई हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में, चूंकि हम मेक इंडिया प्रोग्राम बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बच्चों ने पहले कह दिया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि डिफेंस में और डिफेंस सेक्टर में हम मेक इंडिया प्लान को सक्सेसफुल आगे 10 वर्षों में करना चाहते हैं। ऐसा होगा तो पहली बार डिफेंस का एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा बच्चों, उसी से पैसा आएगा। इसलिए हमारा निर्यात ऑल टाइम हाई है, मतलब लगभग $400 बिलियन का एक इंडियन एक्सपोर्ट हो गया है। ये भाई आप इकोनॉमी के डाटा आप देख लो, इकोनॉमी सर्वे आपको बताएंगे भाई डाटा झूठ थोड़ी बोलते हैं बच्चों। आजकल डेटा तो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैं तथ्य ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता चल सकता। ये अपने आप में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इनके साथ साझा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर यमन के डाकू प्रभावी होंगे तो भाई ये तेल गैस बेचते हैं, और यमन के डाकू अगर प्रभावी हो जाए तो इनका भी तो रेपुटेशन खराब होगा। और याद रखना बच्चों, हम इनसे क्या कर रहे हैं यूएई में? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। यूएई के साथ साइबर सुरक्षा, सूचना इंटेलिजेंस, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, ये बहुत बड़ी बात है। तो साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, सूचना इंटेलिजेंस,
बात ध्यान में रखना बच्चों, एक जमाना था जब जैसे ही देखो आतंकवाद का मामला क्या है, पश्चिम एशिया में आतंकवाद एक बड़ी चैलेंज है। और आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएई में कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। पश्चिम एशिया में बाकी लोग लड़ते रहते हैं, यूएई वगैरह बहुत सतर्क है। और अभी सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम क्या है, यमन से प्रॉब्लम है। और आज की डेट में आप ये सुन के हैरान रह जाओगे कि ज़्यादातर अरबिक देश ईरान से तंग है। देखो हमें बाहर क्या लगता है, बाहर तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं अमेरिका प्रॉब्लम कर रहा है वेस्ट एशिया में। भाई अमेरिका की इंटरेस्ट है, अमेरिका प्रॉब्लम कर सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पश्चिम एशिया में ईरान से फिलहाल लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि अतीत ये बताता है कि एक ज़माना था जब सद्दाम हुसैन बड़े पावरफुल बने थे इराक में, तो उन्होंने कुवैत जैसे छोटे देश पर हमला कर दिया। पश्चिम एशिया का कहानी यह है कि जब भी कोई छोटा देश, जब भी कोई बड़ा से शक्तिशाली देश, यानी बस शक्तिशाली का मतलब है कि जो धमा चौकड़ी का कौन किया है, सद्दाम हुसैन ने कुवैत छीन लिया। और अमेरिका न होता तो कुवैत कौन छुड़वाता है। इसलिए आप देखोगे कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, ये अमेरिका पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ईरान को हटा दो तो कोई देश पश्चिम एशिया में सीधा अमेरिका विरोध नहीं करता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सऊदी अरेबिया तो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है। पॉलिटिक्स ही है बच्चों। और इसीलिए आपको बता दें, आगे आपको बता देंगे कि झगड़े होते क्यों हैं। इसलिए ईरान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका विरोध पैदा करने के लिए हमास को उकसा रहा है। और ईरान ने कहा हमास तुम क्या कर रहे हो यार, इसराइल पे हमला करो पहले। हमास, हिजबुल्ला, ऐसा आरोप है कि इन सबको ईरान स्पॉन्सर्ड करता है। और आप इधर को बच्चों ये सादे सऊदी अरेबिया, जब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि यमन के लोग, क्योंकि यमन में हौथी शिया है, और उनको भी इस फंड कौन कर रहा है, ईरान। हिजबुल्ला, सीरिया, उनको फंड कौन कर रहा है, लेबनान, उनको फंड कौन कर रहा है, ईरान। फिलिस्तीन में हमास, उनको फंड कौन कर रहा है, ईरान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है। क्योंकि मेरे बच्चों ज़्यादातर छोटे देश ईरान के खिलाफ जाते हैं। इसलिए ईरान एक नई पॉलिटिक्स, ईरान ने कहा भाई देखो ये सब छोटे देश इधर जा रहे हैं, तो कैसे इनके खिलाफ मामला बनाया जाए। ईरान ने यहाँ पॉलिटिक्स की है। इसीलिए बच्चों याद रखना, आज जब सऊदी अरेबिया अगर आतंकवाद की बात कर दे, समझ लो कोई मामला गंभीर है। और हमारे लिए तो अच्छी बात है बच्चों। एक ज़माना था जब हम दुनिया से कहते थे पाकिस्तान आतंकवाद पैदा कर रहा है, लोग कहते थे यार इंडिया बिला वजह की बात करता है, कश्मीर में हिंसा कर रहा है, कश्मीर में लोगों का अधिकार छीन रहा है, और आतंकवाद की बात आप किए जाते हो। तो बच्चों हमारी बात कोई मानने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आज कम से कम लोग मान रहे कि नहीं नहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर यूएई में बम ब्लास्ट हो गया, सारे बिजनेस लोग छोड़ के भाग जाएंगे। बच्चों हिंसा और विकास का विरोधी संबंध है। जहाँ जहाँ हिंसा से पीड़ित देश हैं वहाँ डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिजनेसमैन खतरों खिलाड़ी नहीं है। अब किसी बिजनेसमैन को जाके पाकिस्तान में निवेश करे तो कहेगा भैया मैं जाके होनोलुलु में रह लूँगा, पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ। इसलिए बच्चों साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि आज की डेट में यूएई जैसे देश ये बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर आतंकवाद नहीं है। और कई बार होता है क्या, जो हमारे भारतीय मूल के लोग पश्चिम एशिया में रहते हैं, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन पर डोरे डालने का प्रयास करती है। और एक ज़माना था जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ तो दाऊद इब्राहिम यूएई में रहता था। दाऊद इब्राहिम को आज यूएई में रहने की इजाज़त नहीं है। आज यूएई में कोई भारतीय नागरिक हो, भारत के खिलाफ या आईएसआई के साथ मिल जाए, सीधा यूएई उसको पकड़ता है, जहाज में बैठाएगा और सीधा डिपोर्ट कर देगा इंडिया के लिए। ये संबंध है आज की डेट में। यानी अगर कश्मीर वगैरह में आतंकवाद पर कंट्रोल लगा है तो इसमें पश्चिम एशिया का सपोर्ट बहुत मायने रखता है बच्चों। क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों ने भी देखा भाई ये तो समस्या है। पश्चिम एशिया के देशों ने भी मान लिया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो रेडिकल ग्रुप है वो तो हर जगह प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। आज भारत का सपोर्ट इसलिए भी बढ़ा है। और सामरिक सैन्य अभ्यास आने वाले समय में, अब आने वाले समय में करंट अफेयर क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखना कि मान लो भारत ने अगर ब्रह्मोस यूएई को दे दिया, बस इतना करंट अफेयर होता है, बाकी इशूज एट इज रहते हैं। आज ये डिफेंस रिलेशन आगे बढ़ेंगे यूएई के साथ। अब जरा सोच के देखो, जब इतना डिफेंस रिलेशन, सामरिक संबंध बढ़ेगा तो यूएई हमारा कश्मीर पर समर्थन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। एक का सिलसिला दूसरे जुड़ जाता है। यानी जमाना था हमारा सभ्यता के संबंध, सभ्यतागत क्यों था भाई, भारतीय मूल के लोग हमेशा से, भाई अगर भारत के लोग हैं तो
मक्का जाएंगे, मदीना जाएंगे। अब हाँ चेक चलो कोई भारतीय मूल के लोग हैं तो मक्का मदीना जाएंगे ही। अब बच्चों मक्का मदीना जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन अब क्या मामला है, देखो एक तरफ सामरिक संबंध आगे बढ़ रहा है, अब इसमें करंट अफेयर क्यों इतना होता है, एक नया सैनिक अभ्यास हो जाएगा बच्चों, इतनी बात होती है, एक नया सैनिक अभ्यास हो जाएगा। और एक खास बात है, और बच्चों में 2 मिनट में एंड कर रहे हैं, घबराओ मत अभी, बस पश्चिम एक बात तो आज कम से कम एक मामला खत्म कर ले कि इंडिया का इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में क्या है, बस एक ही बात बतानी है। उसके बाद झगड़े उड़े कल बता देंगे कि झगड़े क्यों होते हैं, तो इंडिया क्या इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, यही बता के आप खत्म कर देंगे, चिंता मत करो, 2-4 मिनट कभी इधर उधर हो जाए तो। और याद रखना, अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे आ रहे हैं, देखो बच्चों पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे है, यानी पहली बार यूएई ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी नाउ यूएस सपोर्टिंग इंडिया ओवर इश्यू ऑफ कश्मीर। ओवर एन इश्यू ऑफ कश्मीर, तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। अब यूएई कश्मीर के मुद्दे पर हमें समर्थन करेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। और ये यही पॉलिटिकल रिलेशन है, यानी 370 हमने खत्म किया तो यूएई ने कहा भारत का आंतरिक मामला है, और यूएई ने हमने कहा भाई थोड़ा आतंकवाद के बारे में बोलो, तो यूएई ने क्या कहा, यूएई ने कहा कि भाई ये याद रखना, धर्म के आधार पर हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान चुप हो गया। और सऊदी अरेबिया ने, जब पाकिस्तान के पीएम उधर जा रहे थे, वेस्ट एशिया जा रहे थे, तो आपने देखा होगा बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, यानी कश्मीर पर समर्थन करना और भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में ओआईसी में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया, यानी सम्मान पूर्वक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया। इसका सीधा मतलब है कि ये कहा गया, इसका मतलब भारत के साथ इस्लामी देशों के संबंध अच्छे हैं और हम भारत के साथ इस संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं। इतने पाकिस्तान ने कहा मैं ओआईसी में नहीं आऊंगा, अब मैं छत से कूद जाऊंगा। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ऐसा पाकिस्तान अप्रोच अपना रहा है तो निश्चित तौर पर ये इंडिया के लिए चैलेंज है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। इसलिए बच्चों अब इनके साथ पाकिस्तान के साथ हमें पाकिस्तान को अलग करने की जरूरत ही नहीं है। इसे यूएई के द्वारा सऊदी अरेबिया, यूएई पाकिस्तान के बड़े परंपरागत दोस्त थे, और बच्चों किसी का पार्टनर छीन लेना ये कितनी बड़ी बात है। हमने तो पाकिस्तान का पार्टनर ही छीन लिया, और सच माने खतरों खिलाड़ी कौन होता है, जो दूसरे का पार्टनर छीन ले। और हमने पाकिस्तान का पार्टनर बताओ, पाकिस्तान कंगाल पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में अस्थिरता है। इस वजह से कश्मीर यानी पॉलिटिकल रिलेशन भी हमारा आगे बढ़ने लगा, तो कश्मीर के मुद्दे पर हमें समर्थन मिला। आर्टिकल 370 हटा दिया, उस पर पाकिस्तान पूरा पश्चिमी एशिया दौड़ाया। जब इंडिया हैज रिवोक आर्टिकल 370, उसके बाद तो पूरा पश्चिमी एशिया पाकिस्तान दौड़ाया। किसी ने सीधा समर्थन किया, लेकिन किसी ने भी अपोज नहीं किया। उनका भाई इंटरनल फैक्टर है इंडिया का, आंतरिक मुद्दा है। इसलिए बच्चों ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा वेस्ट एशिया में लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमारा इंटरेस्ट है, यानी पश्चिम एशिया में ये हमारा इंटरेस्ट है बच्चों। और ये हमारा इंटरेस्ट परमानेंट है, वो आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा। लेकिन अब सवाल है कि पश्चिम एशिया में झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि एक देश अभी मिस कर रहे हैं, वो है इसराइल, और दूसरा कि आखिर में इसराइल का झगड़ा क्या है, या फिर आखिर पूरे पश्चिम एशिया में झगड़ा होता क्यों है, और वो इंडिया को ऐसे इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये बात है कि पश्चिम एशिया में हमारे इंटरेस्ट किस प्रकार के हैं, और हमने बताया सभ्यतागत इंटरेस्ट इतना है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो नाम दिया हमें, तो पश्चिम एशिया के देशों ने ही दिया हिंदुस्तान नाम तो वेस्ट एशियाई देशों ने ही दिया है। और कहा भी जाता है कि मुगल शासन, जब यहाँ दिल्ली में मुगल शासन था, तो उसमें भारत में पर्शिया की लैंग्वेज चलती थी, पर्शियन लैंग्वेज आधिकारिक भाषा थी। और ईरान में सिया मुस्लिम की पॉपुलेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या में सिया मुस्लिम इंडिया में है। इसका सीधा मतलब है पश्चिम एशिया के साथ आज हमारे संबंध आगे बढ़ रहे हैं, और दोस्तों एकदम से जबरदस्त संबंध आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारतीय विदेश ने कहीं बहुत बड़ी सफलता वेस्ट एशिया में है, लेकिन अब वेस्ट एशिया के झगड़े क्या हैं,
अब और सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में, अब जरा सा बच्चों सवाल पूछ लो, अगर कहो थोड़ा और आगे बढ़े, नहीं तो फिर आज यहीं पे क्लास खत्म कर दें, क्योंकि संडे है तो थोड़ा, अगर संडे है तो थोड़ा और भी हम क्लास आगे बढ़ा सकते हैं। तो 73 के नीचे लिखा हुआ खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया भाई, खत्म कर दिया। तो बच्चे जरा क्या पूछा और आगे चले सर? अच्छा आगे, अभी बच्चों ने कहा आगे चलने के बाद तो वही, अच्छा तो अगर बच्चों थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ना चाहते हो तो झगड़े भी आपको बता दें। तो क्योंकि अब आज संडे है, थोड़ा सा कम से कम थोड़ी क्लास तभी आधे घंटे में चल ही सकते हैं। तो अब और कोई सवाल पूछ लो मेरे बच्चे। इधर श्रीस्थान टू, जैसे हमने बुक नहीं खरीदी इसलिए, अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बच्चों, सबको मिल जाएगा पीडीएफ, चिंता मत करो। नो सर नहीं, अच्छा मोबाइल चार्ज, अरे कई कोई बच्चे कह रहे मोबाइल चार्ज नहीं है, अरे मेरे बच्चों को बहाना मार रहे हो, अरे कभी कभार तो आधे घंटे 10 मिनट इधर उधर कर लिया करो, क्योंकि यह है कि 4-5 तक जैसे कम से कम आईआर खत्म कर दें, तो जिनको पीटी देना है वो आराम से पीटी भी दे लेंगे। इधर क्या सीन क्या लिखा है? नो सर, अच्छा गल्फ कॉपरेशन कौन सा क्या लिखा है? अच्छा और चलेगा। तो अब एक ही एक बार बताना बच्चों, अच्छा एक बार, बस एक बार बताना बच्चों, ये देखो पश्चिमी से हमारे इंटरेस्ट हैं, अब वो इंटरेस्ट तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, इसलिए आईआर में बड़ा आसान समझ होती है कि चीज़ें चीज़ें तो एक ही जैसी घूमती है, हर जगह हित हित होता है, और थोड़ी थोड़ी मामले चेंज होते हैं। अब सवाल है पश्चिमी से हम झगड़ा क्यों होता है, जरा ये हम देख लें झगड़े के कारण क्या है, फिर इसराइल का मामला क्या है, फिलिस्तीन का मामला क्या है। बच्चों, अच्छा किसी बच्चे बच्चे ने पूछा ओआईसी क्या है, अरे मेरे बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ओआईसी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मतलब है इस्लामी देशों का एक संगठन है जो इस्लामी देशों के साझे मुद्दों के विचार करता है, आपस में सहयोग करता है, इसी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। नहीं है ना? नहीं है ना उसकी? ठीक है। अब देखो पश्चिमी से हम झगड़ा क्यों होता है, सर ये क्या लिखा है, देखो शशि क्या लिखा है ऊपर जो हिंदी में, जरा ऊपर लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली साइड में, लड़ाई गहराई करवा दिए इधर उधर। तो तो क्या है कि जिन्हें नहीं पढ़ना, अच्छा अब जरा हम देख लें, लड़ाई लग रहा है इधर करवा दिए, लड़ाई झगड़ा करवा दी, कैसे लड़ाई झगड़ा करवा दिए मतलब, अच्छा सर अब जरा हम देख लें बच्चों कि पश्चिम एशिया में व्हाट इज रीजन बिहाइंड डिस्प्यूट, सारे झगड़े के कारण क्या है, मेन डिस्प्यूट का रीजन क्या है पश्चिम एशिया में, व्हाट आर बेसिक रीजन बिहाइंड द डिस्प्यूट। तो बच्चों पश्चिम एशिया में डिस्प्यूट क्या है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम पश्चिम एशिया में डिस्प्यूट की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिस्प्यूट का बेसिक रीजन एक जैसा है, बेसिक रीजन एक जैसा है, वो चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे यमन का झगड़ा हो, चाहे इराक का झगड़ा हो, चाहे ईरान का झगड़ा हो, फिलिस्तीन का झगड़ा हो, तो आप देखोगे बेसिक रीजन एक जैसा है। अब बेसिक रीजन एक जैसा है तो कैसे, एक मतलब है कि मेरे बच्चों, पहला पहला देखोगे कि पश्चिम एशिया में झगड़े का मूल कारण क्या है, क्षेत्रीय संघर्ष, क्षेत्रीय प्रभुत्व, रीजनल डोमिनेंस। पश्चिम एशिया में कोई भी झगड़ा होता है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, रीजनल डोमिनेंस। अब सवाल है कौन इसमें डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है, आज की डेट में इस डोमिनेंस में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है ईरान और सऊदी अरब के बीच। एक जमाना था जब ईरान और इराक के बीच झगड़ा था, और दोस्तों
सद्दाम हुसैन के खात्मे के साथ इराक का तो बैंड बज गया, इराक बेचारा पस्त हो गया। अब इस पूरे झगड़े में इस समय ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में झगड़ा चल रहा है। यदि अभी चीन ने कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया को एक साथ ला दे, लेकिन ईरान सऊदी अरेबिया एक साथ आ जाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा, ईरान सऊदी अरेबिया के बीच झगड़े का कारण क्या है? उसमें 2-3 कारण मुख्य हैं। पहला है, ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में कारण का एक कारण यह है कि निर्जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। ये 3 कारण है। आप याद रखना, वेस्ट एशिया में कोई भी संघर्ष होता है तो बेसिक रीजन ये 3 होता है। तो पहला, अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? शिया वर्सेस सुन्नी, यानी सिप्पी। तो ये इस्लाम के ही 2 संप्रदाय हैं। और सच मानिए, झगड़ा तो धार्मिक आधार पर कम है, राजनीतिक ज्यादा, लेकिन ये निर्जातीय संघर्ष। भाई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? भाषा, धर्म, जाति के आधार पर होने वाले संघर्ष क्या होते हैं? निर्जातीय। और यही देखो, एशिया अफ्रीका बड़ा ट्रेडमार्क समस्या है। एशिया अफ्रीका की बड़ी ट्रेडमार्क समस्या है कि वो आपस में इसी निर्जातीय आधारों पर लड़ते रहते हैं। अच्छा, इसलिए देखो उनका विकास नहीं हो पाता, अस्थिरता होती है, डेमोक्रेसी खतरे में जाती है, कहीं डेमोक्रेसी है ही नहीं है। जबकि आधुनिकता में पहचान तो नागरिक पहचान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये निर्जातीय संघर्ष यहाँ जुड़ जाता है क्योंकि ईरान में 90% शिया पॉपुलेशन है, सऊदी अरब में स्वाभाविक रूप में सुन्नी पॉपुलेशन है। ईरान पॉपुलेशन यानी शिया पॉपुलेशन, सिटी पॉपुलेशन दुनिया में बहुत कम है। ईरान है, इराक है। ईरान में शिया पॉपुलेशन 90% है, इराक में लगभग 45। तो इसे देखो, इराक में हमेशा अनस्टेबिलिटी रहती है, ये बराबर बराबर मामला है। इसीलिए आप देखोगे, चाहे वो कोई भी देश ऐसा है, जैसे हौथी, हौथी में शियाओं का सपोर्ट कौन करता है? ईरान। सीरिया में असद का समर्थन कौन कर? ईरान, क्योंकि सीरिया में असद भी शिया है। तो कहा जाता है कि शिया और सुन्नी तो पॉलिटिकल आकांक्षा का प्रमाण है। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पहला संघर्ष है क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर, दूसरा शिया सुन्नी को लेकर। मैं सऊदी अरेबिया कहता है इस्लाम का नेता सऊदी अरेबिया। ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है, मक्का सऊदी अरेबिया में, मदीना सऊदी अरेबिया में। और ईरान अपने आप को मानता है कि नहीं, पूरी वेस्ट एशिया का सिविलाइजेशन हमारे यहाँ शुरू हुआ। ईरानी, आप देखो, ईरान की आबादी 5 करोड़ के आसपास है, लेकिन दोस्तों ईरान ने सऊदी अरेबिया को पीछे दबाने का प्रयास किया। इसलिए आप देखोगे सऊदी अरेबिया का पड़ोसी है यमन। आप देखोगे देखो अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान क्या करता है कि वो सऊदी अरेबिया को तंग करने के लिए यमन में हौथी शियाओं को सपोर्ट करता है। इसलिए सऊदी अरेबिया यमन में अस्थिरता, यमन में लड़ाई यमन की नहीं है, लड़ाई सऊदी अरेबिया और ईरान की है। यमन एक प्रॉक्सी लैंड है। और दूसरी बात, इसलिए ईरान, आप देखोगे ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में संघर्ष है, और इसमें शिया सुन्नी के अलावा एक और फैक्टर आ जाता है, महाशक्तियों का हित। इंटरेस्ट ऑफ मेजर पावर। क्योंकि बच्चों, आप याद रखो, अगर तेल की कीमत गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। और अभी अब देखोगे वेस्ट एशिया में महाशक्तियों का इंटरेस्ट क्या है? अभी अब देखोगे महाशक्तियों ने पश्चिमी एशियाई देशों पर दबाव डाला था। कम से कम यहाँ पे एक है ओआईसी, दूसरा है एक ऐसा संगठन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक ये तेल उत्पादक देशों का संगठन है। ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अमेरिका ने भी ओपेक पे कहा था भाई ऐसा करो तुम कि तेल का उत्पादन कम करो, तेल का उत्पादन बढ़ा दो, तेल की कीमत कम करो। अमेरिका ने पश्चिम एशिया को संदेश दिया, सऊदी अरेबिया नहीं माना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरेबिया में जहाँ की ज़्यादातर कंपनियां अमेरिकन है, भाई सऊदी अरेबिया को फायदा क्या है? पश्चिमी एशिया के देश अमेरिका पर विश्वास क्यों करते हैं ईरान के अलावा? क्योंकि वो अमेरिका अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेरिका उनको सिक्योरिटी गारंटी देता है। और अमेरिका को इसलिए सिक्योरिटी गारंटी देता है कि छोटे मोटे देश हमेशा डरते रहते हैं कि बगल कोई उभरेगा तो उन्हीं को पहले धमक देगा।
इसलिए अमेरिका ने क्या कहा कि ऐसा है कि तुम लोग तेल की कीमतें कम करो। अब इन्होंने क्यों कहा तेल की कीमतें कम करो? क्योंकि अगर पश्चिम एशिया के देश तेल की कीमत कम कर देते तो भारत जैसा देश रसिया से तेल न खरीदता। भाई भारत ने रसिया से तेल इसलिए खरीदा कि वहां तेल सस्ता था, और ये तेल अगर हमें यहाँ से मिल जाता तो स्वाभाविक रूप में हम तेल क्यों खरीदते? इसलिए बच्चों, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब यहाँ पे अब कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव को मानने से इनकार कर दिया। और एक खास बात है, यानी और आज इसमें चीन नई एंट्री मार रहा है। अब देखोगे अमेरिका और पहले रहा था रसिया, और आज की डेट में अब रसिया थोड़ा सा कमजोर हो गया है और रूस आज भी हथियार बेचने का प्रयास कर रहा है। तो चाइना जहां जाएगा वहां रूस अपने आप चला जाएगा। आज कंडीशन तो ये है। और यूएस का दोस्त कौन है इस एरिया में? यूएस का दोस्त है इजराइल, यूएस का दोस्त है बहरीन, यूएस का दोस्त है सऊदी अरब, यूएस का दोस्त है यूएई, कतर, ओमान। ये सब यूएस के दोस्त हैं। इराक तो आज के डेट में है ही है। और चाइना और रसिया किसको साथ करना चाहते हैं? ईरान को। चाइना और रसिया के साथ कौन है? ईरान। चाइना रसिया के साथ क्या है? सीरिया, असद। चाइना रसिया सीरिया, यानी ईरान और सीरिया को साथ रख रहे हैं। क्योंकि मामला ये है दोस्तों, रसिया भाई दुनिया में बहुत बड़ा वेपन्स बेचने वाला है। रसिया को पश्चिमी एशिया तेल गैस नहीं चाहिए। और अभी अमेरिका ने क्या किया, जैसे टेस्ला टेस्ला जब से ईवी लेकर आई है, अमेरिका में तेल की डिमांड कम हुई है। एक जमाना था कि अमेरिका पश्चिम एशिया यूरोप से सारे तेल यूरोप और ये सब पश्चिम एशिया से तेल खरीदते थे। आज पश्चिम एशिया से तेल खरीदने वाले सबसे बड़ी देशों में चाइना और इंडिया है। इसलिए बच्चों, अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच अगर झगड़ा होगा तो यहाँ पर कौन किसका सपोर्ट करेगा? तो स्वाभाविक रूप में ईरान किसका सपोर्ट करेगा? इसराइल का। ईरान किसका अमेरिका किसका सपोर्ट करेगा? सऊदी अरब का। और चाइना किसका सपोर्ट करेगा? ईरान का। अब चाइना की कोशिश है कि पिछली बार अभी बड़ा हिस्टोरिकल समझौता सी जिनपिंग ने कराने का प्रयास किया। चाइना है नई एंट्री ले रहा है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, अमेरिका ने क्या किया था? I2U2 बनाया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये, इंडिया भी आजकल, इंडिया अमेरिका की दोस्ती खूब है। इंडिया ने सोचा भाई अमेरिका तुम भी यार कुछ करो, चाइना एंट्री कर रहा है। इंडिया ने क्या कहा? ऐसा है कि I2U2 बनाते हैं। इसका मतलब है इसमें सऊदी अरेबिया I2U2 में यूएई आएगा, इसराइल आ जाएगा, इंडिया अमेरिका। एक नया प्लान था। उसके बाद क्या हुआ? इसराइल को मान्यता दे दी बहरीन ने, इसराइल को मान्यता दे दी यूएई ने, इसराइल को मान्यता इजिप्ट और जॉर्डन तो पहले से दे चुके हैं। इसलिए बच्चों, मामला यह था कि जैसे इसराइल का महत्व इस क्षेत्र में बढ़ने लगा, उसी हिसाब से जैसे जैसे इस क्षेत्र में इसराइल का महत्व बढ़ने लगा, फिर तो ईरान चौंका। और कहा जाता है ईरान ने फिर हमास को सपोर्ट कर दिया और हमास ने तत्काल इसराइल पे हमला कर दिया। ये बच्चों को ध्यान से अब देखोगे, जब भी इस रीजन में शांति बनाए रखने का प्रयास होता है, जब भी इस रीजन में, अभी पॉलिटिक्स क्या थी? फिलिस्तीन संकट के पहले पॉलिटिक्स थी, इस पूरे क्षेत्र में ईरान अलग थलग हो रहा था। अभी पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा था? ईरान अलग थलग पड़ रहा था। ईरान ने बाजी पलट दी। अब आज इसराइल दबाव में है, इसराइल दबाव में है। इसे बच्चों, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में झगड़ा के वहाँ कुछ आइलैंड को भी लेके है, दोनों तेल बेचते हैं इस बात को भी लेके है, दोस्ती भी अलग अलग है, ये भी क्षेत्र संघर्ष अलग अलग है। इसलिए ईरान चाहता है कि अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए वो जितने भी संगठन है उनको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए पश्चिम एशिया में कहीं भी कोई संघर्ष देखोगे, सऊदी अरेबिया यानी यमन का संघर्ष, यही 3 कारण है। फिलिस्तीन के संघर्ष में यही 3 कारण है। यही सारे बेसिक कारण है कि पश्चिम एशिया में लगातार वोलेटाइल कंडीशन बनी रहती है। इसका मतलब है कि पश्चिम एशिया में इतनी समृद्धि के बावजूद भी अभी भी संघर्ष बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। लेकिन अब सवाल इसमें होता है कि फिर ठीक, अगर ये संघर्ष बन जाता है तो निश्चित तौर पर इसमें पश्चिम एशिया में फिर फिलिस्तीन इसराइल का मामला क्या है, और हमारी इसराइल के साथ रिलेशन कैसे है? और हम ही सोचते हैं कि, हम तो ये सोच रहे हैं बच्चों, ईरान इसराइल तीनों दोनों साथ साथ चले जाए। लेकिन फिलिस्तीन का मामला क्या है और हमारे इसराइल के साथ संबंध क्या है बच्चों, ये देखेंगे कल।
ये कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है कि हमारा इजराइल के साथ क्या रिलेशन है और फिलिस्तीन का मसला क्या है। इस बात को देख लेंगे कल। आज के लिए इतना ही बच्चों। ITU-2 कल बता देंगे। ITU-2 का मतलब होता है इंडिया, आई का मतलब इंडिया इजराइल, और यू का मतलब USA और UAE, इनके बीच सामरिक सहयोग और इसीलिए देखो इंडिया इधर से इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर लेकर आगे बढ़ रहा है रोड बेल्ट के ऑप्शन के रूप में। अब इंडिया कैसे साधे सबको? अब भाई सवाल ये है बच्चों, इस झगड़े से हमारा कोई मतलब थोड़ी है। अरे आपस में लड़ते रहे, भारत बड़ा देश है यार, हम इस साइड क्यों ले? हमारा अप्रोच तो सीधा है कि भाई हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम सबके साथ चलेंगे, हमारा हमारा पॉलिसी ये है। लेकिन अब इसराइल के साथ मामला क्या इस मामले में सफल हो पाएंगे भारत? इस बात का विवेचन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों।